नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी प्री को लेकर के एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसका वीकली एक टेस्ट होता है और उसी टेस्ट श्रृंखला के अंदर टेस्ट सीरीज का ये 5वां पेपर है जीके का, जिसके अंदर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जीके का पेपर आप समझिए, आज की स्थिति में जीके की जो स्ट्रेटजी है, जीके का जो पृष्ठभूमि है, जीके से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का स्टैंडर्ड को आप देखिए तो आपको ये मालूम होगा कि अब पेपर पूछने का कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब आपके आसपास की चीज़ों से ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसी की प्रकृति को देखते हुए हमने ये पेपर तैयार किया और उसी का जीके का 5 नंबर पेपर है, जिसके सॉल्यूशन को हम आज करा रहे हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार का पर्वत है? सह्याद्री जो आपको दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है, इसी की बात की जा रही है कि सह्याद्री किस प्रकार का पर्वत है? फोल्टेड, फोल्डेड, रेसिडुअल या वोल्केनिक? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का जो पठार है वो वोल्केनो पर स्थित है, यानी कि उसका निर्माण वोल्केनो या ज्वालामुखी से हुआ है। बाकी बात की जा रही है सह्याद्री के, तो सह्याद्री के रूप में आपको दिखाई देगा फोल्टेड भ्रंश का भाग माना जाता है। कौन सा? सह्याद्री। इसको ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का पर्वत माना गया है? फोल्टेड या ब्रह्मोस प्रकार का माना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तरफ पर्वत चोटियां दे रखी है और दूसरी तरफ स्टेट्स दे रखे हैं और आपस में इनका मिलान करना दे रखा है। इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उसी तरह का ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। कामेत पर्वत, महाबालेश्वर, पार्श्वनाथ और धूपगढ़। तो इसको देखिएगा, इस तरह के प्रश्न। तो कामेत पर्वत आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में ही देखने को आपको मिलेगा। सेकंड, महाबालेश्वर। महाबालेश्वर आपको पता ही है कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। पार्श्वनाथ की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी कहां पर? झारखंड के अंदर। और यहीं पर ही आपका समेत पर्वत है, यह भी याद रखिएगा, समेत पर्वत। और इन्हीं से रिलेटेड है कि यहीं से रिलेटेड है कौन? आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यहां पर तपस्या की थी, उसकी जानकारी मिलती है। और धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की एक चोटी है विंध्याचल पर्वतमाला की। किसकी? विंध्याचल की। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, मिलान करने वाला था। 1 का 1, बी का 2, सी का 4। तो बी नंबर इसका आंसर क्या होगा? 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए और दोनों के दोनों क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पर्वत श्रृंखलाओं की बात करी है और कहां से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोआऊ, अन्नामलाई, लोत्से और सिरुमलाई। इसको देखिएगा, तो पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो देखिएगा, ये तो कहीं ना कहीं आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। तो ये तो पूर्वी घाट की चोटी हो गई। और कहां पर? दक्षिण भारत में। अन्नामलाई दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण चोटी है, जिसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियों के अंदर क्या आती है? अन्नामुडी आती है। तो ये भी कहां होगी? दक्षिण भारत के अंदर, और साथ साथ के अंदर पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगी। पूछा क्या गया? हिमालय के अंदर। तो हिमालय के अंदर चोआऊ और साथ साथ में लोहत्से, ये 2 श्रृंखलाएं कहां पर स्थित है? हिमालय पर्वतमाला के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2, केवल 1 और 2। ये दोनों की दोनों कहां पर स्थित है? ये दोनों की दोनों हिमालय पर्वतमाला के अंदर स्थित चोटियां देखी गई। हिमालय पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखिएगा कि हिमालय से आपको श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, जैसे जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कैलाश श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगी, कराकोरम आपको देखने को मिलेगी। इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाएं।
तो इस तरह के टॉपिक्स आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीस्ता नदी के बारे में पूछा गया है। संदर्भ में बताइए तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, यह सिक्किम से होकर बहती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरी स्टेटमेंट, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर जा मिलती है। अब देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है कि कथनों पर सही विचार करना है, कौन सा कथन इसका सही है। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। तीस्ता नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही है कि तिब्बत से, जबकि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से है? सिक्किम से। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गई। दूसरा, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी, यह बिल्कुल करेक्ट है। तीस्ता की सहायक नदी रंगित नदी है, जिसका उद्गम ही कहां से होता है? जिसका उद्गम सिक्किम से ही होता है। तीसरी स्टेटमेंट, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तीस्ता नदी जब सिक्किम से निकलती है तो बांग्लादेश की सीमा नहीं है, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करके बांग्लादेश होते हुए कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी के अंदर। जब बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी तो इसमें क्या पूछा है? तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा नहीं, सीमा नहीं। यह सिंपल सी बात है। अगर भारत का नक्शा आपको देखने को मिलेगा तो यह सिक्किम है, तो सिक्किम से जो नदी निकल रही है वो नदी सीमा नहीं, वो नदी सीधी सी निकल कर और सीधी कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसका उद्गम कहां से हो रहा है? इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा सिक्किम से। कहां से? सिक्किम से। तो तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसके अंदर से केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3, केवल 2 इसका क्या होगा? आंसर सही होगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन बैच वीआईपीएम ऐप के माध्यम पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप फाउंडेशन बैच जो कि वीआईपीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उसको देखिएगा। तो कांगेर घाटी आपको कहां देखने को मिलेगी? नागरहोल कहां देखने को मिलेगा? कुगती कहां देखने को मिलेगी? और सुल्तानपुर आपको कहां देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो पहला, कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, नागरहोल आपको कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य आपको हरियाणा में मिलेगा। इस तरह का मिलान वाले क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा हो सके। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है और 4 स्टेट दे देगा, तो इससे आपके 4 टॉपिक्स और ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, पहले का आंसर पहला 2 में है, दूसरे का आंसर 4, तो दूसरे का आंसर 4, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से थे। क्वेश्चन ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आया है हिस्ट्री से क्वेश्चन, किससे? और हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत की बात की जा रही है, उपनिषदों की बात की जा रही है। किसकी? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उपनिषद। एक तो ये ध्यान रखिएगा उपनिषद कुल कितने? 108 उपनिषद हैं, पहली चीज। और दूसरी, उपनिषद में क्या है? उपनिषद में ज्ञान कांड की जानकारी दे रखी है, ज्ञान के बारे में दे रखी है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी रचना सबसे अंत में, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संवाद दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ दे रखा है वेद, ब्राह्मण या उपनिषद दे रखा है। तो सबसे पहले जल प्लावन की घटना, कौन सी? जल प्लावन की कथा किससे रिलेटेड है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किससे रिलेटेड है? यम नेचिकेता संवाद किससे रिलेटेड है? और सत्यमेव जयते। तो पहले तो आपको जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो देखिए, हमने सबने पढ़ा है कि सत्यमेव जयते किससे रिलेटेड है? मुंडक उपनिषद से रिलेटेड है। उसके अलावा दूसरा हमने देखा कि याज्ञवल्क्य संवाद किससे? वृहदारण्यक उपनिषद से है।
तीसरा है यम नचिकेता का संवाद किससे रिलेटेड है? कठोपनिषद से रिलेटेड है। और चौथा बचा जल प्लावन की कथा, ये सतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है। ये चार चीजें चारों में ध्यान रखिएगा, जबकि वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक का आंसर 4, एक का आंसर 4, एक में ही आपको देखने को मिलेगा दोनों। सेकंड का आंसर 3, सेकंड का आंसर 3, थर्ड का आंसर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट, थर्ड का आंसर फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मोहनजोदड़ो के बारे में? तो मोहनजोदड़ो आपको पता ही होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। खोज किसने करी थी? 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे, इसको याद रखिएगा। अब इसके बारे में बात बता रखी है कि मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक वृहद स्मरणाकार, एक चीज ध्यान रखना, पूछ किसके बारे में रहा है? वो बात के बारे में पूछ रहा है, ग्रेट बात, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण बताया, बिल्कुल सही है। मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, जिसके निर्देशन के अंदर हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, उन्हीं ने कहा है कि उस समय तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण बताया। किसको? इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी पूर्व से पश्चिम में सीढ़ियां हैं। तीसरा, जल कुंड वाटर प्रूफिंग का यह विश्व का पहला उदाहरण है। और फोर्थ, राखल दास बनर्जी ने व्रत स्नानागार की तुलना पुष्कर और कमल ताल से की है। अब इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, मार्शल ने इसे महान आश्चर्यजनक निर्माण बताया, बिल्कुल करेक्ट है। इसके पूर्व और पश्चिम में सीढ़ियां नहीं है, इसकी जो सीढ़ियां हैं वो आपको उत्तर और दक्षिण में दिखाई देंगे। उत्तर से दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम ना आकर के उत्तर से दक्षिण, तो ये गलत हो गया। दूसरा, जलकुंड को वाटर प्रूफिंग का विश्व का पहला उदाहरण माना गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चौथा, राखलदास बनर्जी ने इसकी तुलना पुष्कर से, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 2, 1 और 3 इसकी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3, तो आंसर इसका बी नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, ये भी प्राचीन इतिहास की कुछ पुस्तकें हैं और पुस्तकों के लेखक दिए गए हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, लेखक और रचनाकार। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जितने भी हमारे एसएससी के पेपर्स देखोगे, पहला पेपर देखिए, दूसरा पेपर देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के पेपर आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल अलग अलग। एक पैटर्न पर, निश्चित पैटर्न पर कोई भी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये 5वें नंबर का पेपर है, उससे पहले पेपर देखिए, सब आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जीके का पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि अब आपको पता है एसएससी के अंदर इंग्लिश और जीके ये दो ही है जो मुख्य रूप से सिलेक्शन करवा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो ज्यादातर स्टूडेंटों का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया है, वो लगभग उसमें 90, 95, 98 तक परसेंट नंबर ले आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश और जीके में उनकी स्थिति लगातार क्या है? कमजोर है। इसको ध्यान रखिएगा। तो लेखक और रचनाकार पूछे गए हैं, तो एक तरफ दे रखा है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, बिल्कुल सही है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना करी थी, बिल्कुल सही है। भास ने सोदरानंद और अश्व घोष ने सारीपुत्र, तो ये ध्यान रखिएगा। अश्व घोष के बाद क्या लिखी हुई है? सारीपुत्र प्रकरण। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र भी लिखा था। लेकिन भास जो है, भास के द्वारा सोदरानंद नहीं, भास के द्वारा स्वपन वासवदता लिखा गया था। तो ये आपकी पुस्तक गलत हो गई। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के संदर्भ में, आईने अकबरी अकबर के कालखंड में लिखी गई पुस्तक है आईने अकबरी, जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। यह भी आपको पता होगा। इसे आईने अकबरी या अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता। अकबर के नवरत्नों में एक थे और फारसी भाषा में लिखी गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा क्या गया है उस स्टेटमेंट को देखते हैं।
इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई है और पहली जिल्द में आईन अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट है आईन अकबरी के। तो पहली ध्यान रखिएगा, इसे 5 संशोधनों में पूरा किया, बिल्कुल सही है। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई, बिल्कुल 3 वॉल्यूम्स में की गई है। लेकिन पहली जिल्द के अंदर आईन अकबरी यानी कि पहली वॉल्यूम के अंदर कानून और राजपत्र के रूप में संकलित किया गया, ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। तो पहला और दूसरा इसका केवल क्या है, सही है। तो इसका आंसर सी इसका सही है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आपके पेपर को देख करके आपको लगेगा वास्तव में पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का हार्डनेस मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट प्रकार का पेपर आपका बनाया गया है, क्योंकि आज के पेपर इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, अब आपको पता ही है कि वर्तमान के अंदर एक न्यायाधीश के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर डाला गया है, पेपर के अंदर। उसका उद्देश्य वही है कि आप उन चीजों को करंट से कोरिलेट करें। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश है जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इसको ध्यान रखें, दीपक मिश्रा, पहली चीज। तो अब पूछा गया न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कौन करता है। संसद के निम्न सदन में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले संख्या 2/3। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, जब भी आएगी, जब दोनों सदनों की बात आएगी, किसकी, जब भी न्यायाधीश को हटाया जाएगा तो दोनों सदनों के द्वारा ही हटाया जाएगा। आर्टिकल 124 के अंदर ही हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो निम्न सदन में यह संभव ही नहीं है, दोनों सदनों की बात करें, एक सदन से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए एक एक सदन को आप पहले ही हटा दो। अब इसमें कहा गया प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्य की संख्या के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, यही वो प्रक्रिया है जिससे प्रस्ताव पारित किया जाता है न्यायाधीशों को लेकर के, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने के लिए 100, राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग के संदर्भ में सूचनाओं पर विचार कीजिए। एक आयोग के बारे में पूछा गया है, डिलिमिटेशन कमीशन। कौन सा, तो डिलिमिटेशन कमीशन की 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आर्टिकल 82, अनुच्छेद 82 के अंदर इसकी जानकारी दे रखी है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक जनगणना करने के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन किया जाता है। तो अब देखते हैं क्या दे रखी है इसके बारे में। परिसीमन आयोग कानून 1952, 62, 71 और 2002 की सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। बिल्कुल ये बात तो ध्यान रखेंगे कि 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, ये बात तो सही है, 4 बार तो हुआ है, लेकिन क्या ये इसी टाइम में हुआ, इसको देखिएगा। दूसरा, इसके आदेश न्यायालय की चुनौती नहीं दे। बिल्कुल, जो परिसीमन आयोग है वो अपनी जो सिफारिश देता है, वो सिफारिशें ध्यान रखिएगा, वो सिफारिशें बाध्यकारी हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते। हां, उनकी सिफारिशों को मानने में आप विलंब कर सकते हो, विलंब तो किया जा सकता है उनकी सिफारिशों को, लेकिन उनकी सिफारिशों को अस्वीकृत नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, यानी कि बाध्यकारी माना जाएगा। उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती, बिल्कुल इस पर ध्यान रखें। अब क्या पूछा, इसमें पूछा क्या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, परिसीमन आयोग कानून 4 बार गठन हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। 1952, 1962 नहीं 1963, 71 नहीं 1973 और 2002, बिल्कुल। तो इसके अंदर ईयर्स गलत हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में कथन गलत हो गया। और कथन सेकंड बिल्कुल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका मतलब कथन सेकंड इसमें सही है। कथन एक सत्य है, लेकिन कथन, तो इसका आंसर ए होगा। स्टेटमेंट जो है पहली वो ट्रू है, लेकिन सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके, सॉरी,
फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है, फॉल्स है, और सेकंड इसकी क्या है, सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे दिए गए व्यक्तियों को देखना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संसद का भाग है, इसको स्पष्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, क्यों लोक संसद का मतलब क्या होता है, पहले ये ध्यान रखिएगा, संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, पहली चीज तो ये ध्यान रखें। दूसरा, संसद की जानकारी अनुच्छेद 79 में दी गई है, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा, राष्ट्रपति जो विधेयक होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 111 111 के तहत क्या दी जाती है, उसमें स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के बिना वो बना नहीं जा सकता बिल्कुल, और राष्ट्रपति, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और ए आई की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही, बिल्कुल करेक्ट। इसका पहला आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जाने माने उद्योगपति, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जाने माने उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू, अमिताभ घोष, मोहर बसु और श्री राम चूलिया। तो किताब पूछी गई, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट और इसका है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस किताब के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू इसके लेखक मानेंगे, इसका आंसर ए नंबर इसका। राजस्थान की गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार, यानी कि गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल आज की तारीख में क्या है, सीएम। सरकार ने किस जिले का विभाजन करके नए जिले वावथराब का निर्माण किया है। तो करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नया जिला जो बनाया गया वावथराब, वो किससे बनाया गया, वो बनासकांठा से अलग होकर के नया जिला बनाया गया है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ लिथियम जो बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है, लिथियम अन्वेषण हेतु एक एमओयू समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। लिथियम के लिए करंट का क्वेश्चन है, अर्जेंटीना, दुबई, मिस्र या बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम अन्वेषण के साथ जो एमओयू हुआ वो कहां से हुआ, अर्जेंटीना से किया गया। किससे, अर्जेंटीना, जो कि आपको पता ही है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसको याद रखिएगा। पंपाज घास के मैदान वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा ब्यूनस आयर्स भी याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, ये भी याद रख सकते हो। ये तीन चीजें भी अर्जेंटीना की आपको याद रखनी। तो आंसर क्या होगा, एक नंबर इसका आंसर होगा। फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। नक्सल मुक्त आपको पता ही है, आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, साथ साथ में वो सहकारिता मंत्री भी हैं, इसको भी याद रखिए, सहकारिता मंत्री भी हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। और ध्यान रखिएगा 2025 जो ईयर है, जो यूएनओ ने किस रूप में बनाया है, कोऑपरेटिव ईयर के रूप में इसको मनाया जा रहा है, सहकारिता दिवस या सहकारिता वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया, तो उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी है, वो डेडलाइन क्या है, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सल को मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि नक्सल को समाप्त कर दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, कर्नाटक को, महाराष्ट्र को। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं नक्सलवाद अभी भी चल रहा है। तो इनमें से कौन सा राज्य नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया, कर्नाटक में कहा गया कि कर्नाटक से पूर्ण रूप से नक्सलवाद क्या हो गया, नक्सलाइट खत्म हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगभग 700 करोड़ की लागत से निम्नलिखित 2.07 किलोमीटर का न्यू पंबन ब्रिज किन दो स्थानों को जोड़ता है। न्यू पंबन ब्रिज, यानी कि उस पुराने पंबन ब्रिज की जगह न्यू पंबन ब्रिज बना गया है, और आपको पता ही है मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, आपके देश के प्रधानमंत्री ने। तो वो किस किस स्थानों को जोड़ता है, चेन्नई को मदुरई से जोड़ेगा, रामेश्वरम को मंडप से जोड़ेगा,
कांचीपुरम को कोयम्बटूर से जोड़ेगा या मदुरई को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा न्यू पंबन द्वीप है वो रामेश्वर द्वीप को पंबन द्वीप से जोड़ेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2025 को थीम क्या थी? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस पहली बात तो कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, पहले तो ध्यान रखें। दूसरा, इसकी स्थापना लगभग 1864 ईस्वी में हुई थी और इसको ध्यान रखिएगा रेड सोसाइटी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और कम से कम 2 बार, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। तो पूछा क्या गया है कि विश्व रेड क्रॉस जो 8 मई को मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी? इस तरह का प्रश्न आपके करंट में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हर तरह की प्रकृति के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इनमें से 100% कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, एवरीथिंग वी डू, वी ह्यूमन काइंड, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा थीम पूछी गई है, तो थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी कि मानवता को जीवित रखना, मानवता को जीवित रखना। ये ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर मानवता के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सोसाइटी है कौन सी? विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी। जहां पर जो लड़ाइयां हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में जख्मी हो जाते हैं, उन सब के इलाज के लिए कार्य करती है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करती है कौन सी? रेड क्रॉस सोसाइटी। भारत के अंदर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी, वो भी ध्यान रखें। भारत के अंदर 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑनोरिस कोजा की मानद उपाधि प्रदान की है? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 18 आपको उपाधियों की बात करता है। किसकी उपाधियां? अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा। जो आपका संविधान का पहला मूल अधिकार है जिसको कहा जाता है इक्वलिटी, समानता का अधिकार, उसमें बात की गई है। तो कहा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑनरिस की उपाधि दी है? रूस ने, फ्रांस ने, स्लोवाकिया ने, जर्मनी ने। तो ध्यान रखिएगा स्लोवाकिया के द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई है, जो कि यूरोप का एक देश है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रोस्तोवा, ये इसकी राजधानी के तौर पर इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है? वक्फ की बात की जा रही है। वक्फ 1995 के अंदर लाया गया। अब का क्या किया जा रहा है? वक्फ कानून को लेकर के आपको पता ही है कि एक जेपीसी का भी गठन आपको देखने को मिलेगा, एक संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया गया था। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो जेपीसी का गठन भी इसको लेकर के किया गया था। तो उद्देश्य क्या है? केवल वक्फ बोर्ड को पुनर्गठन करना, वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना, वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता, कुशल प्रबंधन और अतिक्रमण को रोकना और वक्फ संपत्तियों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करना। तो वक्फ कानून जो संशोधन लाया गया उसका मूल उद्देश्य क्या? ट्रांसपेरेंसी लाना। क्या लाना? ट्रांसपेरेंसी। उसका जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को क्या करना? अच्छे से करना, प्रभावी मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करना और अतिक्रमण को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। तो सी इसका आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 और 25 के तहत 131.84 अरब डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारी साझेदारी कौन बना? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे व्यापार की, किसकी? व्यापार। तो व्यापार में दो चीजें होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा व्यापार संतुलन ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसलिए हमारा लगातार व्यापारिक जो घाटा है वो घाटे में चल रहा है, संतुलन नहीं है, असंतुलन है। हमारा व्यापार क्या है? असंतुलन में चल रहा है और सबसे ज्यादा असंतुलन चीन के साथ है। यानी कि
इनके साथ सबसे ज्यादा असंतुलन है। हम इनसे बहुत कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। जबकि अमेरिका के साथ, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हम व्यापार आज की तारीख में अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और दूसरी अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार है वो हमारा व्यापार संतुलन में है। संतुलन का मतलब समझिए, संतुलन का मतलब क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी लगातार ट्रेड को लेकर लड़ाई चल रही है। आपको बताया ट्रंप ने कहा हम ट्रेड लगाएंगे, ट्रेड पर टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ को लेकर ये क्वेश्चन इसीलिए आपके एग्जाम्स में डाला गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पेपर में डालने का उद्देश्य यही था। तो संतुलन का मतलब क्या है कि हम अमेरिका से कम इंपोर्ट करते हैं और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा व्यापार वहां के साथ क्या है, संतुलन में है। इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा संतुलन भी इसके साथ है और सबसे ज्यादा हमारा व्यापार भी आज की तारीख में इसके साथ हो रहा है। और सबसे ज्यादा असंतुलन किसके साथ है, चाइना के साथ है। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर सम्मेलन आयोजन कब किया गया। अब बुद्ध धम्म, और ये क्यों क्वेश्चन डाला गया कि आपको पता ही अभी चर्चा में चले हुए दलाई लामा, अभी उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया और कहा जा रहा है कि वो नए लामा की घोषणा करेंगे। लामा, नया लामा कौन होगा, इसलिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में डाला गया। और ये सब के सब महायान, चीन के अंदर, तिब्बत में, कोरिया में, जापान में, इनमें जो बौद्ध धर्म फैला हुआ वो कौन सी शाखा का, महायान शाखा का फैला हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ गुवाहाटी, आसाम के अंदर। त्वांग, अरुणाचल त्वांग को लेकर के आपको पता ही है कि चीन और भारत के बीच में विवाद चल रहा है। स्टेपल वीजा को लेकर, स्टेपल वीजा जारी किए थे, तब से विवाद है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश और शिलोंग मेघालय। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अप्रैल के अंदर 21 और 22 अप्रैल को नामसाई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न जो दे रखे हैं, आप प्रश्न को देखिएगा, इसमें 25 के 25 क्वेश्चन है और उनकी अपनी एक खूबसूरती है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो वास्तव में आपको लगेगा कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं क्या। तो देखिएगा, अब साइंस का क्वेश्चन, अब आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन साइंस के या आईटी से या फिर टेक से कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स आद्य पक्षी को किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी कहा जाता है, किन के बीच का क्या कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। तो उभयचर पक्षी, सरीपर पक्षी, सरीसर्प और स्तनधारी, और पक्षी और स्तनधारी। तो ध्यान रखिएगा, रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है किसको, आर्कियोप्टेरिक्स को। किस किस की, रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समायोजित सकल आय, कौन सी सकल आय, ध्यान रखिएगा एजीआई की बात की जा रही है, किसकी, एडजस्ट ग्रोस इनकम की बात की जा रही है कि सकल आय के अंतर्गत क्या शामिल होता है। ब्याज आय, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ। तो ध्यान रखिएगा, सकल आय के अंदर वेतन भी शामिल होता है, इसके अंदर पेंशन भी शामिल होती है। तो ब्याज आय, लाभांश और विदेशी तीनों के तीनों कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं। किसके अंदर, एडजस्ट ग्रोस इनकम के अंदर। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम से पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रख करके ये पेपर बनाया गया है। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनायक और विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। IRDAI जो आपको पता है, जो बीमा से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, शिमला के अंदर, कोलकाता के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और हैदराबाद के अंदर। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यह मुख्यालय कहां पर स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 1999 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और हैदराबाद में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के ये क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन थे, 25 जो आपके जीके के प्री एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, उसी की प्रकृति को ध्यान में रख करके ये
पेपर बनाया गया था, आपको देख करके आप पेपर को देखिए, पेपर के स्टैंडर्ड को देखिए, तो आपको ये पता लगेगा वास्तव में इसी तरह का पेपर आपको कहीं ना कहीं और एग्जाम्स में भी दिखाई देगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेपर की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2025 के अंदर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए सभी को नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।